सुप्रभात बच्चों। समय की शुरुआत से आज हम इसके आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में कुछ महत्वपूर्ण अंतर। होमो का मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अपेक्षा बड़ा होता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार 450 सीसी से 550 सीसी वानरों के मस्तिष्क से अधिक भिन्न नहीं था, किंतु जो होमो हैबिलस थे उनके मस्तिष्क का आकार, जो कि 40 लाख वर्ष पहले थे, उनके मस्तिष्क का आकार 800 सीसी का था। मस्तिष्क के बड़े आकार के कारण वह अधिक बुद्धिमान और उसकी स्मरण शक्ति भी बेहतर थी। बच्चों, सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर अर्थात घन सेंटीमीटर, जो कि आयतन को नापने की इकाई है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जबड़े अधिक भारी थे। होमो के जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांत होमो की तुलना में होमो के दांतों की तुलना में अधिक बड़े थे। होमो के दांत छोटे थे। ऐसा विचार है विद्वानों का कि इनके जबड़े और दांतों में हुए परिवर्तन का संबंध संभवतः इनके खान पान में आने वाली भिन्नता के कारण था। अब जीवाश्मों का नामकरण वो कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। उदाहरण के लिए जर्मनी के शहर हीडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हीडलबर्गेंसिस नाम दिया गया। इसी प्रकार जर्मनी की नियंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्मों को होमो नियंडरथैलेंसिस का नाम दिया गया। अब ये उसके बारे में हम देखते हैं। इन दोनों के ही जीवाश्म यूरोप में मिले, जो कि सबसे प्राचीन हैं, और नियंडरथल मानव लगभग 1,30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व तक यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में रहा करते थे। नियंडरथल प्रारंभिक होमो सैपियंस थे, इसलिए इन्हें होमो सैपियंस नियंडरथैलेंसिस कहा जाता है। इनके जीवाश्म 1856 में जर्मनी में मिले, जिनके मस्तिष्क का आकार बढ़ा और वो बहुत प्रभावशाली औजार बनाते थे। किंतु आधुनिक मानव की तुलना में नियंडरथल मानव के कपाल अधिक मोटे और शीर्ष पर कम गोल थे। नियंडरथल ठिगने और गठीले थे। इनकी ठुड्डियां चिपकी होती थी, भौहें स्पष्ट और ललाट छोटा था। वो दक्ष शिकारी भी थे। लगभग 50,000 वर्ष पूर्व तक नियंडरथलों की आबादी में कमी आने लगी और 35,000 वर्ष पूर्व तक यह प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। किंतु आधुनिक मानव से बहुत अधिक समानता वाली प्रजाति के जीवाश्म अफ्रीका के विभिन्न भागों में मिले हैं। होमो सैपियंस में नियंडरथल के अतिरिक्त वो प्रजातियां भी सम्मिलित हैं जिनके जीवाश्म जाम्बिया में ब्रोकन हिल, पश्चिमी एशिया में कफजह और पश्चिम यूरोप में क्रोमैग्नान में पाए गए हैं। विद्वानों का मत है कि इनमें से किसी एक का विकास होमो सैपियंस के रूप में हो गया। युगोस्लाविया में क्रापिना, यूनान में पेट्रोलेना तथा फिलिस्तीन की 6 गुफाओं से प्राप्त कंकालों से नियंडरथल और सैपियंस के साथ साथ रहने का प्रमाण मिलता है। फिर व्यापक स्तर पर देशांतरण और विभिन्न प्रजातियों के मध्य स्थापित संबंधों के कारण नियंडरथल वंश समाप्त हो गए हों और इस प्रकार समय के साथ साथ अन्य सभी प्रजातियां और उनकी उपप्रजातियां लुप्त हो गई होंगी। केवल हमारी प्रजाति अर्थात होमो सैपियंस ही बची होगी। अब हम देखेंगे मानव और वानर में शरीर की रचना, व्यवहार की समानता और उनकी असमानताएं। पहले हम देखेंगे उनके शरीर रचना की समानताएं। मानव और वानर दोनों के शरीर पे बाल होते हैं। उत्पन्न होने से काफी समय पहले तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है। माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। दोनों ही विषयों में विकास और निर्भरता की अवधि प्रायः लंबी होती है। अब मानव और वानर दोनों में व्यवहार की क्या समानताएं होती हैं? दोनों को ही अपने बच्चों के प्रति लगाव होता है, अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं, बच्चों को उठाकर चलने की शक्ति होती है। दोनों ही दूसरे प्राणी की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं और दोनों ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। दोनों ही अपने शरीर के तापक्रम को बनाए रख सकते हैं। अब हम देखेंगे मानव और वानर में पाई जाने वाली असमानता। मानव का मस्तिष्क कैसा होता है? वानर की अपेक्षा बड़ा होता है, जबकि वानरों के जबड़े बड़े होते हैं। वानर केवल थोड़े समय के लिए अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो सकता है, जबकि मानव क्या है, वो ज्यादा टाइम तक पैरों पर अपने खड़ा रह सकता है और उसी से चलता भी है। मानव जो है वानर की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होता है। सोचने समझने की शक्ति भी मानवों में अधिक होती है। मानव अपने हाथों से औजार बना सकता है, किंतु वानर ये नहीं बना सकता। और मानव क्या करता है? सामाजिक मूल्यों को भी समझता है और यथासंभव उनका पालन करता है, परंतु वानर ऐसा नहीं करते हैं। अब है विश्व में मानव प्रजाति का विकास और मानव के क्रमिक विकास की कहानी। ये पूरी आपको तालिका दिख रही है।
इसको देखने के बाद इसमें अब बहुत सारे भ्रम उत्पन्न हो गए हैं कि आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ। तो इसमें भी दो मत हैं। पहला मत है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और दूसरा मत है प्रतिस्थापन मॉडल। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल जो है वो क्या कहता है कि मानव का विकास अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से हुआ, और जो दूसरा हमारा प्रतिस्थापन का सिद्धांत है वो क्या बोलता है कि मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ और फिर वो वहां से अलग अलग जगह पे उनका प्रतिस्थापन हुआ है। अब इसके बाद है कि आदिकालीन मानव वो अपने भोजन कैसे एकत्र करता था। तो वो 4 तरीके थे उनके: संग्रहण, शिकार करना, अपमार्जन और मछली पकड़ना। संग्रहण के अंतर्गत आता है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियाँ, बेर, फल, ये सब एकत्र करना उसमें सम्मिलित था। शिकार आप समझ रहे हैं कि जानवरों को मार के उनका शिकार करके। फिर अपमार्जन है उन जानवरों की लाशों से मांस, मज्जा, कुरच कर निकालने लगे थे जो जानवर अपने आप मर जाते थे या अन्य किसी हिंसक जानवर द्वारा वो मार दिए जाते। फिर है उनका मछली पकड़ना। ये 4 तरीके थे जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करते थे।